विनी उदासी को धारण किए हुए अपने कमरे के सोफे पर बैठी हुई है। दर्श और विक्रम ने विनी को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विनी अपनी मनमानी करते हुए कमरे को बंद करके बैठी रही। विक्रम और दर्श हार मानकर अब विनी के कमरे के दरवाजे से चले जाते हैं। अब दोनों विक्रम के कमरे में बैठे हुए हैं। विक्रम नित्या की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, चाहे मैं जितना भी विनी के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन एक माँ की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। दर्श विक्रम के चेहरे पर उभरते दर्द को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, कभी सोचा है अगर विनी को पता चलेगा कि वह जिसे माँ समझ रही है वह उसकी माँ नहीं है और उसके माँ के मरने की सच्चाई पता चलेगी तो वह क्या करेगी? कहीं वो काव्या से नफरत न करने लग जाए। दर्श की बातें सुनकर विक्रम उसे देखने लगता है। दर्श अपने जज्बात के हिसाब से यह सवाल कर रहा था, क्योंकि जब उसे ये बात पता चली कि ध्रुव ने उसकी बहन को मारा तो उसका तो खून खौल उठा था। और यहाँ नित्या के मरने की वजह तो काव्या ही थी। विक्रम ने तो कभी काव्या और आदित्य को गलत नहीं समझा, लेकिन क्या विनी सच्चाई जानने के बाद काव्या को माफ करेगी या फिर उनसे नफरत करेगी? विक्रम कुछ पल तो शांत सा रहा, फिर शांति को तोड़ते हुए बोलता है, मेरी प्रिंसेस है वो, उसे अच्छाई और बुराई के बारे में अच्छी तरह से पता है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, और जहाँ तक सच्चाई की बात है तो मैंने उसे आज तक सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि मैं उसे माँ का प्यार देना चाहता था, लेकिन काव्या की हालत ही ऐसी न रही कि वह किसी को प्यार दे सके। दर्श शांत सा विक्रम की बातों को सुनता है। दोनों देर तक दोनों एक दूसरे से बात करने में बिजी हो जाते हैं। अब तक दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती बन चुकी थी, जिसमें दोनों बहुत सुकून से साथ रह रहे हैं। दोनों के बीच बातें तब रुकी जब दर्श का फोन रिंग हुआ। दर्श फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर कॉल रिसीव करके बोलता है, हाँ बोलो चैंप। उधर से ध्रुवंश कुछ बोलता है, जिसे सुनकर दर्श विक्रम को देखता है, फिर हाँ बोलकर कॉल कट कर देता है। शाम के करीब 5 रहे थे। विनी कॉल पर बात करते हुए हॉल से बाहर निकलते हुए कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ, निकल ही रही हूँ। विनी को बाहर जाता देखकर सीढ़ी के पास खड़े विक्रम, दर्श और श्रेष्ठा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। विनी के निकलते ही वह तीनों भी साथ में निकल जाते हैं। कुछ वक्त बाद विनी पटना के रिवर एरिया में पहुंच जाती है। वैसे तो हमेशा यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन आज पूरा एरिया खाली थी। विनी चारों ओर देखकर खुद में बोलती है, धीरज ने तो यहीं आने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। एक काम करती हूँ, कॉल करके पूछ लेती हूँ कि वह कहाँ है। बोलते ही विनी कॉल करने के लिए अपने फोन को ऑन करती है, तभी उसे एक आवाज आती है, बिग सिस्टर, कल से तो तुम उसी के पास जाने वाली हो। कम से कम आज तो हमारे साथ वक्त बिता लो। आवाज सुनकर विनी सामने देखती है, जहां ध्रुवंश खड़ा होकर उसे देख मुस्कुरा रहा था। उसके साथ अव्यान भी मौजूद था, लेकिन वह पीठ करके खड़ा था। विनी कुछ समझ पाती उससे पहले पीछे से श्रेष्ठा की आवाज आती है, हम तो कब से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी बात कहाँ मानती है। लेकिन धीरज ने कहा तो तुरंत चली आई। बोलते ही श्रेष्ठा विनी के सामने खड़ी हो जाती है, उसके साथ ही विक्रम और दर्श भी खड़े हो जाते हैं। ध्रुवंश सामने से हटता है तो विनी की आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सामने पानी में एक बोट खड़ी थी और उसे व्हाइट कलर के कपड़े और फूलों से सजाया गया था। विनी की हमेशा से चाहत थी कि वह बोट में बैठे, लेकिन उसे पानी की गहराई से बहुत डर लगता था, इसलिए वह कभी नहीं बैठी। ध्रुवंश विनी को देखते हुए बोलता है, शिकायत थी न तुम्हारी कि हम सब तुमसे प्यार नहीं करते। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस घर से जाने ही न दूं, धीरज को ही यहाँ ठहरने के लिए बोल दूं, लेकिन उसका भी तो एक परिवार है, एक घर है जिसे मैं उजाड़ नहीं सकता। कोई तुम्हें याद करे या न करे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा बिग सिस्टर। विनी यह सुनकर इमोशनल सी हो जाती है और जल्दी से दौड़कर ध्रुवंश के पास जाकर झटके से उसके गले लग जाती है। दर्श, विक्रम और श्रेष्ठा भी जाकर गले लग जाते हैं। विनी अपनी इमोशंस को संभाल नहीं पाती और रोने लगती है, जिसे देख उसे सब चुप करवाते हैं। कुछ देर बाद विनी बिल्कुल शांत हो जाती है। ध्रुवंश अपना हाथ बढ़ा देता है, विनी मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है। ध्रुवंश विनी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है। ध्रुवंश बोट पर चढ़कर विनी को चढ़ाने लगता है। पानी की लहर झल झल करती थोड़ी तेजी से चल रही थी, जिस वजह से बोट हिल रही थी। विनी अपने डर को संभाले चढ़ रही थी, तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ सा जाता है। उसे कुछ होता उससे पहले ही उसका कोई हाथ थाम लेता है। विनी सर उठाकर देखती है तो अव्यान बिना भाव के उसके हाथ को पकड़ रखा था। अव्यान विनी को चढ़ाने में सहारा देता है। विनी के चढ़ते ही सभी बोट पर चढ़ जाते हैं। इसी के साथ शुरू होती है विनी के खुशियों का सफर। गोवा। आदित्य की हालत देखने के बाद आव्या तो जैसे कहीं गुम सी हो गई थी। वह इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी है और उसके जहन में बार बार बस आदित्य की बातें और हरकतें याद आ रही थी। सौरभ डिनर टेबल पर रखकर बैठता है और बोलता है, प्रिंसेस चलो डिनर कर लो। बोलकर सौरभ अपनी प्लेट सीधी करता है, तभी उसे आव्या का एक सवाल भरी आवाज सुनाई देती है, चाचू, अगर डैडा की जगह मम्मा होती?
अगर डैडा को मरते हुए मम्मा देखती तो क्या उनकी भी डैडा जैसी हालत होती? आव्या के ऐसे सवाल सुनकर सौरभ आव्या को देखता है। आव्या अब भी कहीं गुम थी और वही ये सवाल सामने देखते हुए ही कर रही थी। सौरभ शांत सा आव्या को देखता है। आव्या को सौरभ का कोई जवाब न मिलने से वह सामने से नजरें हटाए सौरभ को देखती है और बोलती है, अगर मम्मा की जगह डैडा मरते तो क्या? सौरभ प्लेट पर डिनर सर्व करते हुए बीच में ही बोलता है, भाभी आदि के होने से ही सांस ले रही थी। अगर आदि को कुछ भी होता तो भाभी की सांसें तो ऐसे ही थम जाती। आदि भले पागल हो गया है पर वह जी रहा है, लेकिन भाभी कभी नहीं जी पाती। आदि की दूरी से भाभी जिंदा लाश बन जाती है। अगर मान ले कि भाभी अभी जिंदा है पर आदि से दूर है तो उनकी सांसें नहीं चल रही होंगी, बस उसकी धड़कनें सांसों को हिम्मत दे रही होंगी। मतलब उसे एक लाश ही बोल सकते हैं। बोलकर सौरभ खाने की प्लेट आव्या के सामने रखता है। आव्या एक नजर प्लेट को देखती है, फिर सौरभ को देखते हुए कहती है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मम्मा जिंदा है? आव्या के ये बोलते ही सौरभ जो अपनी प्लेट पर डिनर सर्व कर रहा था उसके हाथ एकाएक रुक जाते हैं। वह आव्या को एक नजर देखता है जिसके आंखों में एक उम्मीद थी। सौरभ आव्या से नजरें हटाकर प्लेट पर डिनर निकालते हुए कहता है, जो कभी हो नहीं सकता उस पर उम्मीद लगाना बेकार है। तुम्हें याद होगा कि हमारी आंखों के सामने पूरा सिंघानिया विला जल रहा था और उस आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। मिला तो सिर्फ सबके जले हुए बॉडी और कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सौरभ अब सर झुकाए एक बाइट लेता है। आव्या उसी गौर से देखने लगती है। सौरभ दूसरा बाइट लेने को होता है कि उसके हाथ अचानक रुक जाते हैं और वह खाने को प्लेट पर गिराए उठने लगता है कि आव्या जल्दी से कहती है, अगर आपने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सौरभ कुछ पल खड़ा रहा और आव्या उसे देखती रही। सौरभ चेयर पर बैठ जाता है और अपना सर झुका लेता है। उसकी रोकने की कोशिश की हुई आंसू पानी में गिर जाता है जो छलक उठती हैं। आव्या अपने चेयर को सौरभ की ओर करती हैं और खाने की प्लेट को पकड़कर अपने हाथों से खाने का निवाला बढ़ा देती हैं। सौरभ आव्या का हाथ एहसास होते ही सर उठाता है और आव्या के हाथों से खाना खा लेता है। आव्या के बहते हुए आंसुओं को देखकर प्लेट साइड में रखती हैं और अपने बाएं हाथ से सौरभ के आंसुओं को पोंछती है। इतना करते ही आव्या फिर एक बार प्लेट उठाकर सौरभ की ओर और एक निवाला बढ़ा देती है, पर इस बार सौरभ वह निवाला आव्या की ओर ही बढ़ा देता है। आव्या चुपचाप सा खा लेती है। ऐसे ही दोनों डिनर करते हैं। सौरभ दोनों प्लेट को किचन में ले जाकर धोता है। वैसे तो उसने एक औरत को इन सब कामों के लिए रखा था, लेकिन रात के बर्तन वह खुद धो देता, क्योंकि रुखसार हमेशा उससे कहा करती थी कि जूठी प्लेट को ऐसे ही रात को नहीं रखा करते। रुखसार के आदतों से सौरभ को भी यह आदत लग चुकी थी। सौरभ किचन से बाहर निकलकर देखता है तो आव्या टेबल को साफ कर रही थी। सौरभ आव्या के पास जाकर उसे रोककर कहता है, ये सब तुम्हारा काम नहीं है प्रिंसेस। मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है, तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। हॉस्पिटल का ओनर मेरा दोस्त है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। बोलते हुए सौरभ पूरा टेबल साफ करके साइड में कपड़ा रखता है और आव्या को देखता है। सौरभ आव्या को देखते हुए कहता है, और एक बात याद रखना, तुम्हारी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं होनी चाहिए। तुम अपना पूरा नाम यूज नहीं करोगी। अगर किसी को पता चला तुम आदित्य सिंघानिया की बेटी हो तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। बोलते हुए सौरभ के चेहरे पर एक डर था। वैसे तो आव्या को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वह आदित्य सिंघानिया की बेटी होने की पहचान न दिखाएं, पर सौरभ के डरे हुए भाव को देखकर वह हाँ में सर हिला देती हैं और सौरभ को गले लगाए गुड नाइट चाचू बोलकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। सौरभ खड़ा हुआ आव्या को अपने कमरे तक जाता हुआ देखता रहता है। जब आव्या दरवाजा बंद करती है तब जाकर सौरभ अपने कमरे में जाता है। सुबह आव्या जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए चिल्लाकर कहती है, चाचू चाचू कहाँ रह गए आप? पहले दिन ही मैं तो लेट हो गई। आव्या डाइनिंग टेबल के पास जाकर बैग रखती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं। किचन से एक औरत नाश्ता लेकर टेबल रख देती है और कहती है, ये रहा आपका नाश्ता बिटिया। आव्या प्लेट से सैंडविच लेकर खाते हुए कहती है, सविता आंटी कम से कम आप तो मुझे उठा देती, पता नहीं ये चाचू कहाँ रह गए। सविता कुछ कहती कि तभी सौरभ कुछ डॉक्यूमेंट आव्या के बैग में रखते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा सुक्कड़ हो प्रिंसेस। मैंने पता नहीं कितनी कोशिश की उठाने की, पर मजाल है कि तुम्हारी आंखें खुले। आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ तो पानी डाल देते ना चाचू, तब तो मैं उठ जाती। आव्या की बात सुनकर सौरभ उसे देखते हुए कहता है, कोशिश की थी प्रिंसेस, भीगा हुआ बेड सूख गया लेकिन तुम्हारी नींद नहीं खुली। आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसी हैरानी के साथ वह खुद से सवाल करती है, क्या मैं सच में इतनी ज्यादा सोती हूँ? सौरभ उसे अपने ख्यालों से बाहर निकाले कहता है, टाइम हो गया है प्रिंसेस। आव्या सौरभ को देखती है, फिर अपने हाथ में पहनी घड़ी को। घड़ी में टाइम देखते ही आव्या जल्दी से बैग उठाती है, फिर झट से सौरभ को हक करके भागते हुए बाहर निकल जाती है।
उसके हाथ में अब तक सैंडविच था जिसे वह खाते हुए चले गई। सौरभ आव्या को ऐसा देख सर हिलाकर कहता है, बचपन गुजर गया लेकिन ये हमेशा बच्ची ही रहेंगी। उसकी बात सुनकर सविता मुस्कुरा देती है। सविता घर की सर्वेंट थी जिसकी उम्र सौरभ से भी ज्यादा थी। हॉस्पिटल हेड डॉक्टर से इंस्ट्रक्शन लेकर आव्या जल्दी से अपने डॉक्टर कोट पहनकर अपने केबिन की ओर जाने लगती है। उसे एक नर्स केबिन की ओर लेकर जा रही थी। आव्या की कदम बहुत तेज थी, तभी वह किसी से टकरा जाती है। आव्या के कदम तेज होने की वजह से वह संभल नहीं पाती और वह एक वार्ड बॉय से टकरा जाती है। टकराते ही वार्ड बॉय के पकड़े हुए फाइल से सारे पेपर निकलकर पंखे की हवा से उड़ने लगते हैं। आव्या उड़ते हुए कागजों को देखते हुए उस इंसान को देखने की कोशिश करती है जिससे वह टकराई थी, पर उसे उस इंसान के पीठ के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। वह इंसान आव्या के टकराने पर भी नहीं रुका था, जिस वजह से वह काफी दूर पहुंच चुका था। उसे तो आव्या के टकराने से जैसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। 6 फुट से लंबी हाइट, ब्लैक कलर का कोट और जींस पहना हुआ वह पीछे से ही बहुत देसी दिख रहा था। आव्या उसे देखकर धीरे से कहती है, अजीब इंसान है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट: विनी विक्रम और नित्या की बेटी है। अगर आपने फर्स्ट सीजन पूरी पढ़ी है तो पता होगा कि नित्या वही लड़की है जो काव्या की तरह सेम टू सेम दिखती थी और काव्या की बड़ी बहन भी थी। आव्या की नजरें अब तक सामने ही थी, तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज आती है, आव्या तुम यहाँ। आवाज जैसे ही आव्या के कानों पर पड़ती है वह सर घुमाकर देखती है। उसके सामने एक लड़का खड़ा था जिसने इस वक्त डॉक्टर कोट पहनी थी। आव्या उस चेहरे को अच्छे से पहचानती थी। आव्या उसे देखकर बोलती है, हाँ मैंने आज ही ज्वाइन की है। बोलते ही वह अपने डॉक्टर कोट के बेच को दिखाती है जिस पर डॉक्टर आव्या लिखा था। आव्या की नजर भी उस लड़के के कोट पर जाती है जहां बेच पर डॉक्टर विवान रॉय लिखा था। विवान आव्या को अपना बेच को देखता पाकर हंसते हुए कहता है, ओह मैंने भी कल ही ज्वाइन की है एंड मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी क्रश मेरे करीब काम करने वाली है। थैंक यू सो मच गॉड। बोलते हुए वह हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखता है। आव्या विवान को घूर कर देखने लगती है। विवान सामने देखकर कुछ बोलने को होता है पर सामने इस वक्त कोई नहीं था। विवान पीछे मुड़कर देखता है, आव्या जा रही थी। विवान उसके पीछे भागकर जाता है और आव्या के साथ चलते हुए कहता है, आव्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर करके जा रही हो। आव्या चलते हुए बिना भाव के कहती है, मैं यहाँ बात करने नहीं आई हूँ बल्कि अपना काम करने आई हूँ और तुम भी अपने काम पर ध्यान दोगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। आव्या ये बोलकर बहुत तेजी से चलकर अपने केबिन में घुस जाती है। वही विवान अपने कदम रोककर केबिन को देखता है, फिर धीरे से कहता है, खुलेआम मुझे धमकी देकर चली गई। चल यार विवान बाबू, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। किसी नर्स पर ट्राई करना पड़ेगा। बोलते ही वह अपने केबिन की ओर बढ़ जाता है। आव्या अपने केबिन के चारों ओर देखती है। स्टेथोस्कोप को टेबल पर रखकर वह चेयर को छूने लगती है। चेयर को छूते हुए आव्या के चेहरे पर अपने सपने को पूरा करने का एक सुकून दिख रहा था। आव्या हमेशा से चाहती थी कि वह एक डॉक्टर बने और अपने पूरे परिवार का खुद इलाज करे, क्योंकि एक बार गलती से डॉक्टर ने अप्रीता, अर्जुन और प्रीत की बेटी को गलत दवाई दे दी थी जिस कारण वह एक हफ्ते तक बेड पर लेटी रही। उस डॉक्टर को उसकी सजा तो उसकी नौकरी गंवाकर चुकानी पड़ी। उसके साथ ही आव्या के दिमाग में बस डॉक्टर बनने का जुनून सवार हो गया। आव्या का आज पहला दिन था जिस वजह से उसे बहुत सारे पेशेंट न दिया गया। बस 4-5 पेशेंट को देखने के बाद आव्या शांति से आंखें बंद करके चेयर पर टिककर बैठ जाती है। कुछ पल यूं ही शांति से आंखें बंद की ही थी, तभी उसका फोन रिंग होता है। आव्या धीरे से आंखें खोल टेबल पर रखे अपने फोन को देखती है। फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर आव्या जल्दी से कॉल पिक करती है। उसकी कॉल पिक करते ही उधर से एक प्यारी सी आवाज आती है, आई मिस सो मच। दी आवाज सुनकर आव्या के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, आई ऑल्सो मिस यू सो मच अर्ना। स्वर्णा। पहले तो स्वर्णा की खुशी भरी आवाज आ रही थी, फिर वह एकदम से मुंह बनाते हुए कहती है, दी मुझे कब तक इस बेकार से हॉस्टल में रहना पड़ेगा। अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, मैं आपके पास आ रही हूँ। आव्या उसकी बात सुनकर एकदम से सीरियस हो जाती है और थोड़ा सख्ती से कहती है, नो अर्ना, और वैसे भी तुम्हारे ग्रेजुएशन एक मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं तुम्हें खुद आने के लिए कहूंगी। आव्या की सीरियस भरी आवाज सुनकर स्वर्णा उदासी से कहती है, ओके। ऐसे ही कुछ देर तक आव्या और स्वर्णा अपनी बातों पर मग्न हो जाती हैं। पटना। रात हो चुकी थी। मेन्यू में मेहमानों का स्वागत विक्रम बहुत अच्छे से कर रहा है। उधर विनी को ब्यूटिशियन के साथ उसकी फ्रेंड्स भी दुल्हन बनाने में मदद कर रही हैं। विनी कान में ईयरपॉड लगाए धीरज से बात कर रही है। धीरज भी इस वक्त शेरवानी पहना है, उसके बटन को उसका दोस्त लगा रहा है। धीरज खुद को आईने में देखते हुए विनी से कहता है, कब ये वक्त निकल जाए और मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनकर देख सकूं।
आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हारा चेहरा, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हारा चेहरा, अब बस तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं चाहिए। इधर धीरज की बात सुनकर विनी शर्माते हुए खुद को आईने में देखती हैं। विनी धीरे से कहती हैं, आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो धीर। धीरज अपने सर पर लगाए पगड़ी को देखते हुए बोलता है, जब दुल्हन खूबसूरती की नूर हो और वही मेरा प्यार हो तो रोमांटिक तो बनना पड़ेगा न। बोलते ही धीरज हल्का मुस्कुरा देता है, वही विनी के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। विनी को अब पूरी तरह से सजा दिया गया है। धीरज भी अब विनी से कुछ वक्त बात करके कॉल कट करता है। विक्रम कमरे में आता है और विनी के पीछे खड़ा हो जाता है। विनी चेयर से उठकर तुरंत विक्रम के गले लग जाती है। विक्रम विनी के सर को सहलाते हुए कहता है, वक्त का पता ही न चला कब मेरी प्रिंसेस इतनी बड़ी हो गई और आज अपना खुद का घर बसाने वाली है। दोनों अलग होते हैं। विक्रम विनी के माथे को चूम लेता है। विनी फिर एक बार विक्रम के गले लगकर कहती है, आई लव यू डैडा। एक लड़की पिल में छिपकर सामने खड़े अव्यान को बहुत ही प्यार से देख रही है। अव्यान इस वक्त बालकनी जैसा बना हुआ जगह पर खड़ा है और रात की खूबसूरती को बहुत ही ध्यान से देख रहा है। उसका साइड फेस उस लड़की को देख रखा था। अव्यान को देखकर वह लड़की अपने आप में ही मुस्कुराने लगी। तभी उसके को कोई थपथपाते हुए बुलाता है, सितारा। सितारा आवाज सुनकर तुरंत अव्यान से नजरें हटाए पलट जाती हैं। सितारा सामने देखते हुए कहती है, क्या दी, आपने मुझे डरा ही दिया। उसके सामने खड़ी लड़की उसकी दीदी नितारा थी। नितारा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और ऐसे छुप छुप कर किसे देख रही हो। बोलते हुए नितारा सामने की ओर देखती है। अव्यान को सामने देखकर नितारा फिर एक बार सितारा को देखती है जो अब शर्मा रही थी। नितारा सितारा की शर्माहट देखकर उसके गाल पर पिच करते हुए कहती है, ओह तो ये माजरा है, तुम कहो तो विनी के साथ तेरी भी शादी करवा दूं। बोलकर वह शरारत से मुस्कुरा देती है। सितारा अपने गाल को सहलाते हुए कहती है, आपके बोलने से क्या होता है दी, माँ पापा तो मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी करवाएंगे, वरना मैं तो कब से अव्यान की बनने के लिए तैयार हूँ। बोलते ही वह फिर से अव्यान को देखती हैं। फिर कुछ सोचते हुए वह नितारा को देखकर कहती हैं, लेकिन दी क्या अव्यान मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहेगा, वो तो मुझे एक नजर तक नहीं देखता। सितारा का सवाल सुनकर नितारा की मुस्कान फीकी सी पड़ जाती है। नितारा ने एक बार विनी से यह सवाल तो किया था कि अव्यान किसी लड़की से तो प्यार नहीं करता। इस पर विनी ने साफ इनकार करते हुए कहा था कि वो किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखता, प्यार तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वह अपनी जिंदगी में किसी लड़की को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा ये कहना बहुत मुश्किल था। फिर भी नितारा अपने बहन को तसल्ली देते हुए मुस्कुराकर कहती है, ऐसे कैसे हाँ नहीं कहेगा, मेरी बहन इतनी प्यारी है कि कोई भी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, और जब कोई किसी को बहुत शिद्दत से चाहता हो तो भगवान उसे अपने आप उसकी झोली में डाल देते हैं। ये सुनकर सितारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नितारा को तुरंत गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर करने लगती हैं। कुछ पल में दोनों अलग होते हैं। नितारा सितारा को लेकर चली जाती हैं। वही ध्रुवंश आकर अव्यान को लेकर चला जाता है। श्रेष्ठा फूलों का हार एक बड़े से थाल में लेकर बढ़ ही रही थी, तभी उसके सामने से आता हुआ दर्श उसके पास रुक जाता है। श्रेष्ठा दर्श को एक नजर देखकर कहती है, रास्ते से हटो दर्श, मुहूर्त का वक्त हो गया है। दर्श श्रेष्ठा के खूबसूरत चेहरे को देखकर तिरछा मुस्कुराकर कहता है, तुम कहो तो इसी मुहूर्त में हम दोनों शादी कर लें। श्रेष्ठा घूरकर दर्श को देखती है, तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है, आइडिया अच्छा है अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको डैड बुलाने में। श्रेष्ठा और दर्श एक साथ श्रेष्ठा के पीछे देखते हैं जहां से ध्रुवंश और अव्यान आ रहे थे। ध्रुवंश आगे बढ़कर दर्श के साथ खड़ा होकर बोलता है, मॉम मुझे लगता है अब आपको सिंगल से डबल हो जाना चाहिए। ये सुनकर श्रेष्ठा ध्रुवंश को बुरी तरह से घूरने लगती हैं और गुस्से से कहती हैं, अपनी बकवास बंद करो अंश। बोलते ही श्रेष्ठा एक साथ दोनों को घूरती हैं और वहां से चली जाती हैं। श्रेष्ठा के जाते ही दर्श को अपने हाथ में बहुत तेज दर्द होता है। दर्श अपने हाथ को देखता है जहां ध्रुवंश लाइटर से दर्श का हाथ सेक रहा था। दर्श तुरंत अपना हाथ हटाकर ध्रुवंश को देखता है। ध्रुवंश का फेस इस वक्त बहुत ज्यादा डार्क था। ध्रुवंश दर्श के आंखों में देखते हुए सर्द भरी आवाज में बोलता है, आज सुन लिया, अगर आइंदा से ऐसी बात मेरे कान में पड़ी तो मैं भूल जाऊंगा कि आपने हमारी जान बचाई है। मेरे डैड को मारने वाले आपके डैड है, इसलिए मैं चुप हूँ, वरना एक मिनट नहीं लगेगा आपके डैड ऑफ किंग को मारने में। दर्श एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है, पॉजिटिव एंड एटीट्यूड इम्प्रेसिव, बिल्कुल ध्रुव पर गए हो। बाय द वे अगर मुझे महबूबा को अपना बनाना होता तो मैं तुम्हें तो कभी नहीं बचाता, इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो, मुझे चोट पहुंचाओगे तो तुम भी बच नहीं पाओगे। बोलते ही दर्श ध्रुवंश का उंगली पकड़कर मोड़ देता है। आह की आवाज के साथ ध्रुवंश अपने हाथ को देखता है। दर्श सीटी बजाते हुए जाने लगता है।
इसकी तो मैं, बोलते ही जैसे ही ध्रुवंश दर्श के पीछे जाने को होता है, अव्यान उसके बाजू को पकड़कर रोकते हुए बिना भाव के कहता है, शुरुआत तो मैंने की थी अंश, अपने दिमाग को शांत रखा करो। वो बस मॉम का ध्यान डाइवर्ट कर रहे थे। ध्रुवंश चिढ़ते हुए अव्यान को देखता है और फिर अपने उंगली को दिखाकर बोलता है, अब मैं इसका क्या करूं, मॉम ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। ध्रुवंश की उंगली थोड़ी मुड़ गई थी। अव्यान उंगली को एक नजर देखकर आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी गलती की सजा तुम जानो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अव्यान को जाता देखकर ध्रुवंश मुंह बनाकर कहता है, रुडनेस पसंद, इससे अच्छी तो मेरी ट्यूलिप थी, कम से कम मेरा साथ तो देती थी। ध्रुवंश अब अपने उंगली को देखता है और उसे सीधा करने लगता है, ऐसा करने से उसे बहुत तेज दर्द होता है। हार मानकर ध्रुवंश एक रुमाल निकालकर अपने हाथ पर बांधता है और आगे बढ़ जाता है। मंडप पर धीरज और विनी बैठ चुके थे। पंडित जी शादी के बंधन में बांधने के लिए मंत्र पढ़े जा रहा है। धीरज और विनी इस वक्त एक दूसरे के साथ एक बंधन में बंधने के लिए एकदम तैयार थे। उनके चेहरे की खुशी यह साफ दिखा रही है। देखते ही देखते कन्यादान फेरों से होकर शादी आखिरी चरम तक पहुंच जाती है। धीरज विनी के मांग में सिंदूर भरकर उसे पूरी तरह से अपनी पत्नी स्वीकार लेता है। विक्रम की आंखों में अपनी बेटी को सही हमसफर देने के खुशी की आंसू झलक उठते हैं। धीरज और विनी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुशी भरे पल जीने के मकसद बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। विनी विदाई के गम में विक्रम से गले लगकर रोने लगती है। विनी को रोता देखना चाहते हुए भी विक्रम की आंखों में आंसू आ रहे थे। वह बहुत ही प्यार से विनी के सर को सहला रहा था। विनी अब श्रेष्ठा के गले लगकर रोने लगती है। इन सालों में विनी ने श्रेष्ठा को अपनी मां से बढ़कर माना था, जिससे वह उससे बिछड़ने के गम को रोककर जाहिर कर रही थी। ध्रुवंश भी श्रेष्ठा और विनी दोनों के गले लग जाता है, क्योंकि उससे अब बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। विनी उसके बाद दर्श के गले लगती है और आखिर में शांत खड़े अव्यान की ओर जाती है और झटके से उसके गले लग जाती है। काफी देर तक अव्यान के हाथ नीचे ही रहते हैं, फिर वह धीरे से विनी के पीठ पर हाथ रखे धीरे से सहलाता है, जिसे देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि अव्यान इतनी जल्दी इन सब चीजों को नहीं करता। वही सितारा जब अव्यान को ऐसे देखती है तो नितारा के कान में धीरे से कहती है, हाय दी, ये मुंडा कितना सोना है, मैं तो पागल हो जाऊंगी इसके प्यार में। सितारा की बात सुनकर नितारा उसके सर पर टिपली मारती है और मुस्कुराने लगती है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी।